जोहार स्टडी पॉइंट जे 4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य का साइंस का किसका फ्रेंड्स, तो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 शुरू करेंगे। क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेट नंबर साइंस का 8 शुरू करेंगे। ऑलरेडी 7 सेट हमारे हम करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ साथ आपको जो इसका पीडीएफ भी है जो आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, ताकि आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकें, और जो मैथ्स और रीजनिंग में नहीं करा रहा हूँ अभी, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। ए नेट आवेश के साथ उप परिमाणविक कण जो उदासीन, बी नेट आवेश के साथ एक उप परिमाणविक कण जो धनात्मक है, सी नेट आवेश के साथ एक उप परिमाणिक कण जो ऋणात्मक है, डी नेट आवेश के साथ एक उप परिमाणिक कण जो शून्य है। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा सी नेट आवेश के साथ एक उप परिमाणिक ऋण जो ऋणात्मक है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है फ्रेंड्स, तो जे थॉमसन। क्या नाम होगा आपका, इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जे थॉमसन, जे थॉमसन को दिया जाता है। इसका द्रव्यमान में जो होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है आपको 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है 32 में, साइक्लोहेक्सेन क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन में सी बांध और CH बांध होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सहयोगी बांध होते हैं। इस प्रकार जो है कुल सहसंयोजी बांध होते हैं। कितना होता है, 4 8 12, बी 6 12 18, सी 6 10 16, डी 4 8 16। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 6 12 18 होगा। क्या होगा, माफ़ करना फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत नासार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो बी 6 12 18। ओके फ्रेंड्स, इसका जो है साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त हाइड्रोजन यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बांध होते हैं। क्या होता है, एकल बांध होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला होता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम डैश है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम डैश है। ए दुर्बल अम्ल, सी दुर्बल क्षारक, डी सी उदासीन, और डी प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी दुर्बल क्षारक। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है, क्या जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर पीएच मान जो होता है, पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दुर्बल क्षारक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, डॉबे रॉयनर क्या चीज, तो डॉबे रॉयनर में 3 तत्व को डैश एक तिर्क में व्यवस्थित किया है। डैब्रोनायर ने 3 तत्व को डैश तिर्क में व्यवस्थित किया है। ए उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में, बी उनके परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, सी उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में, और डी उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको वो आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। डैब्रोनायर ने 3 तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में एक तरीक व्यवस्थित किया है। डैब्रोनायर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डैब्रोनायर जो है, डैब्रोनायर वो एक क्या थे, तो आपके जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने समान गुणों वाले तत्वों के 3 समूह में व्यवस्थित किया, जिसे डैब्रोनायर त्रिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है। किसका सूत्र पूछ रहा है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है बताना है। ए NH4SO3, बी NH4SO4, सी NH3SO4, और डी NH42 और SO4। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो
एक ये जो होता है अमोनियम सल्फेट जो होता है एक कार्बनिक लवण होता है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका DNH4 2SO4 होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है डैश किया जा सकता है। पेयजल का कीटाणु शोधक के लिए, बी पकाने के लिए, सी कठोर जल को नरम करने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, और डी एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पादन के तौर पर। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि आपको जो है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश से किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, या फिर डी पकाने के लिए, सी कठोर जल को नरम करने के लिए, और डी एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पादन के तौर पर। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है कठोर जल एवं नरम करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कि एक प्रकार किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के मध्य से अपरिवर्तित होती है। एक प्रकार किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होते हैं। आपतित किरण निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहा जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। ए अपवर्तन कोण, बी आपतन कोण, सी निर्गत कोण और डी विचलन कोण। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी विचलन कोण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी विचलन कोण। प्रिज्म पर आपतित किरण अपवर्तन के कारण आधार की ओर झुककर बाहर निर्गत होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण के विचलन कोण कहलाया जाता है। मध्य कोण को ही विचलन कोण कहलाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर में कि निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। ए माइका और क्वार्ट्ज, बी धातु और रबर, सी धातु और माइका। 1 2 3 दिया हुआ है माइका क्वार्ट्ज, 2 में दिया हुआ है धातु और रबर, सी में 3 में दिया हुआ है धातु और माइका। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 और डी केवल 1। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा केवल 1। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल 1। केवल 1 में क्या दिया हुआ है, तो माइका और क्वार्ट्ज। इनमें से कौन बिजली का कुचालक है, तो माइका और क्वार्ट्ज। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। माइका और क्वार्ट्ज बिजली के कुचालक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। एक ग्रहों के वायुमंडल को आप से अलग होने से रोकना। क्या दिया हुआ है कि ग्रहों के वायुमंडल को आपस में अलग होने से रोकना, या फिर बी यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, सी तारों को आपस में जोड़ रखता है, और डी चांदी की उसकी कक्षा में स्थिर होना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती। क्या दिया हुआ है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती। ए रासायनिक ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा और डी गतिज ऊर्जा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 40 का ए रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणुओं की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण होता है फ्रेंड्स। अतः रासायनिक साइकिल चलाने के लिए उत्पन्न नहीं होता। रासायनिक ऊर्जा जो है साइकिल चलाने के लिए उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है फ्रेंड्स। कौन सी क्रिया है, साइकिल चलाना एक भौतिक क्रिया है। अगला प्रश्न है 41 में क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, ए अधिक शक्ति का प्रयोग, बी कार्य हुआ, सी कम शक्ति का प्रयोग हुआ, डी कोई कार्य नहीं हुआ। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हो जाएगा इसका डी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसको हम लोग कहेंगे कोई कार्य नहीं हुआ है। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई है तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिति रहती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 42, क्या दिया हुआ है 42 में फ्रेंड्स, कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ए वस्तु का ताप, बी वस्तु की सामग्री, सी वस्तु का गुणवत्ता और डी वस्तु की कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, वस्तु की कंपन कराने की प्रयुक्त बल। क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु की कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु जो है कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, ऑनेरियोलॉजी, क्या बोल रहा है, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। ए भगवान, बी सपने, डी नींद, सी नींद और डी रंग। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑनेरियोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है, वो आपका बी सपने के अध्ययन को कहते हैं। किसको कहते हैं, बी सपने के अध्ययन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न 44, कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में अनेक अस्तित्व का संभव बनाया है। ए दृढ़ोत्तक उत्तक, या बी विभेजोग्य उत्तक, सी संवहनी उत्तक और डी मृदुत्तक उत्तक। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी संवहनी उत्तक। उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व का संभव बनाया। संवहनी उत्तक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। कौन है, तो संवहनी उत्तक के प्राथमिक घटक जो है जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी उत्तक की कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और पतली होती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मोलस्का परिवार से संबंधित है। ए कॉकरोच, बी घोंघा, सी केचुआ और डी स्टार मछली। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा, मोलस्का जो है किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा बी घोंघा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी घोंघा। मोलस्का परिवार संबंधित है, घोंघा से संबंधित है। यह तालाब, पोखरों और नदियों के किनारे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तालाब, पोखरों और नदियों के किनारे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, क्या दिया हुआ है, कि निम्नलिखित में कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। ए शिराएँ, बी फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका, सी धमनी और डी फेफड़ों की धमनियाँ। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसकी उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी धमनी। क्या बोल रहा था कि जो नलिकाएँ हृदय से निकलकर रुधिर पलट को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है, जो नलिकाएँ हृदय से निकलकर रुधिर पलट को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है उन्हें धमनी कहते हैं फ्रेंड्स। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़े के अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़े को अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है 47, इनमें से कौन सा अंतर्स्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा अंतर्स्रावी ग्रंथि नहीं है। ए पीनियल, बी थायराइड, सी अधिवृक्क और डी लार ग्रंथि। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन नहीं है, तो आपका जो है लार ग्रंथि जो है वो नहीं है। पिनेथल जो आपका पिनियल जो है ये आपको पिनेथल लिखा जाएगा। थायराइड, उसके बाद अधिवृक्क, ये जो तीनों है एक अंतर्स्रावी ग्रंथि है, जबकि लार जो है ग्रंथि वो एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो शरीर के बाहर या भीतर पदार्थों को निकलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, कि निम्न में से कौन सा अपने आप एक संतुलित आहार है। निम्न में से कौन सा एक अपने आप में एक संतुलित आहार है। दाल, शहद, सी मांस और डी दूध। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कौन अपने आप में एक संतुलित आहार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी दूध।
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी दूध। दूध एक संतुलित आहार माना जाता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटासियम, विटामिन ए एंड विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं। किसमें, तो दूध में फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया। क्या बोल रहा है कि किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया। ए वर्जीनिया एबगर, बी जॉन हॉब्स, सी क्रिस्टिना बर्नार्ड, डी अल डिक्सन। क्या बोला, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी जॉन हॉब्स। क्या हो जाएगा, बी जॉन हॉब्स। जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स का नाम पूरा होता है जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण है जो दिल से मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेशों की उपयोग करता है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न इस सेट का फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है। किसका, तो विषाणु की विशेषता है। ए विषाणु केवल मेज़बान पर ही बहुगुणित होते हैं, बी विषाणु में वसा कैंसकारी तत्व मौजूद होते हैं, सी दिया हुआ विषाणुओं को विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और डी विषाणु केवल मृत पशुओं पर ही तेजी से प्रजनन करता है। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए केवल विषाणु केवल मेज़बान पर ही बहुगुणित होते हैं। विषाणु की विशेषता क्या है कि फ्रेंड्स, कि विषाणु केवल मेज़बान पर ही बहुगुणित होते हैं। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। प्रत्येक विषाणु के चारों ओर प्रोटीन होते हैं। प्रत्येक विषाणु के चारों ओर प्रोटीन की बना एक खोल होती है जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आपको इसका प्रैक्टिस सेट का PDF आपको डाल दिया जाएगा। ऑलरेडी 7 सेट का प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।